नमस्कार। आज हम लाइव क्लास के अंदर दूसरा अध्याय है बहुपद। इस बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुपद बहुपद हम कक्षा 8 और 9 में भी अध्ययन करके आए हैं। तो हम पहले थोड़ा जो पढ़कर आए हैं उसका दोहरान कर लेते हैं। बहुपद को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें ज्ञात होनी चाहिए, जिसमें हैं चर, अचर, बीजीय व्यंजक, फिर आएगा बहुपद। तो सबसे पहले तो चर राशि। चर क्या है? तो आप लोग कक्षा 8वीं एवं कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं कि चर राशि वह राशि है जो अज्ञात है, यानी जिस राशि को हमें मानना पड़ता है। चर राशि कंडीशन के अनुसार बदलती रहती है। इसका मान हमेशा एक नहीं रहता, ये हमेशा बदलता रहता है। चर राशि है वो क्या है? अज्ञात राशि। अज्ञात राशि है, कंडीशन के साथ बदलती है। अब आप कहोगे भैया जी कंडीशन के साथ कैसे बदलेगी? तो देखिए, जैसे एक बार x+2 बराबर कहा जाए कि ये 10 है, यानी क्या कहेंगे कि कोई राशि जिसमें 2 जोड़ने पर, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसमें 2 जोड़ने पर 10 आए। तो आप कहेंगे भैया जी वो राशि क्या है? आप कहेंगे x बराबर क्या है? 8। 8 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 10 आएंगे। लेकिन कंडीशन चेंज हो गई। पहली कंडीशन में था कि संख्या में 2 जोड़ने पर 10 आता है, तो वो संख्या क्या है? तो वो संख्या 8 आ गई। अब हमने कह दिया कि संख्या में 2 जोड़ने पर 20 आता है। कंडीशन बदल गई, शर्त बदल गई। संख्या में 2 जोड़ने पर 20 आता है, इसका मतलब क्या हुआ? चर राशि का मान अब क्या हो जाएगा? चर राशि का मान 18 हो गया। कहा गई था संख्या में 2 जोड़ने पर, संख्या में 2 जोड़ने पर 20। शर्तें बदल गई तो चर राशि का मान है वह भी बदल गया। चर राशि का मान है वह हमेशा शर्त के अनुसार बदलता रहता है, एक समान नहीं रहता है। समझ में आ गया होगा? इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला की, अंग्रेजी की छोटी वर्णमाला, अंग्रेजी के जो स्मॉल लेटर है उनसे लिखा जाता है। प्राय इन्हें, यानी सामान्यतः इन्हें हम छोटी वर्णमाला से लिखते हैं, जैसे x, y, z आदि। ऐसा नहीं है कि इन्हीं से लिखा जाएगा, छोटी वर्णमाला से लिखेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्यतया हम इन्हीं से लिखते हैं। और अचर राशि ऐसी राशि जिनका मान हमेशा समान रहता है, बदलता नहीं है। कहीं भी जाएंगे, किसी स्थान पर भी जाएंगे, कंडीशन के अनुसार यह बदलेगा नहीं, हमेशा इसका मान है वो का वो रहता है। देखिए कैसे? जैसे मैं कहूंगा मेरे हाथ में कितने मार्कर है, तो आप कहोगे भैया जी एक। आज मैं यहां न रह के जालोर जाके भी पूछ लूंगा कि मेरे हाथ में मार्कर कितने हैं, तो भी ये एक ही रहेगा। हिमालय पे जाके भी कहूंगा तो भी ये मार्कर एक ही रहेगा। यानी इसका जो मान है स्थिति के साथ, कंडीशन के साथ, शर्त के साथ बदलता नहीं है। इन्हें ज्ञात राशि कहा जाता है। ये ज्ञात राशि होती है, ये शर्तों के साथ बदलती नहीं है, कंडीशन के साथ बदलती नहीं है।
प्राय सामान्यतया इन्हें अंकों से लिखा जाता है, अंकों से लिखा जाता है। यानी इनको किससे लिखेंगे? 1 2 3 इन संख्याओं से इनको लिखा जाता है। लेकिन कभी कभी इन्हें ए बी सी से भी लिखा जाता है, इनसे भी हम लिखते हैं कभी कभी। जैसे मानक समीकरण, इस बहुपद का मानक रूप लिखेंगे तो इसे हमें ए बी सी के रूप में लिखना पड़ेगा। तो उस समय ये ए बी और सी है वो क्या होगी? अचर होगी, ना कि चर होगी। जैसे देखिए, रेखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी। रेखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी इजिकल टू 0। रेखिक बहुपद कहे तो ए एक्स प्लस बी, समीकरण कहे तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0। अब देखिए x क्या है? चर राशि है, अज्ञात राशि। लेकिन यहां पर जो ये a आया है और b आया है, ये यहां पर क्या है? अचर राशि है। इन्हें हम यहां पर क्या कहेंगे? अचर राशि कहेंगे। बीजीय व्यंजक चर व अचर से मिलकर बना या मिलकर बने, इनको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे x प्लस 2 ये एक बीजीय व्यंजक है, 1+1/x प्लस 3 यह एक बीजीय व्यंजक है। इस प्रकार के मान को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। फिर आता है हमारे बहुपद। बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का मान ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का मान पूर्ण संख्या या आप कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक हो। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का जो मान है वो पूर्ण संख्या हो या धनात्मक पूर्णांक हो। जैसे अपन लिख सकते हैं x प्लस 2 x की घात 2 प्लस 3x प्लस 5 2 x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। इस प्रकार के मान जिसमें जो चर राशि है, चर राशि x, इसकी जो घात है यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब घात 1 है। चर राशि की घात यहाँ देखो 1 है, यहाँ पर 2 है। चर राशि की घात यहाँ 1 2 3, यानी चर राशि की जो घातें है वो धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। यदि हमें इसी को इस प्रकार से यदि सवाल आता है 1/x प्लस 3 या √x² प्लस 3x प्लस 7, जब इस प्रकार के सवाल होंगे तो देखिए यहां पर 1/x का मतलब क्या है? इस x को जब अपन चर राशि में लेंगे, सॉरी अंश में लेंगे, तो ये x की घात -1 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो ये घात है जो वो क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई। तो ये बहुपद नहीं है, इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। √x², अब रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। तो जब रूट के अंदर संख्या भी होती है तो भी हम उनको क्या कहेंगे? बहुपद नहीं कहेंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि जब बहुपद, आपको प्रश्न यदि पूछ ले कि बहुपद है या नहीं, पता लगाइए जो दिए हुए हैं ये बहुपद है या नहीं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि चर राशि की जो घातें है पूरे बहुपद में कहीं भी एक तो रूट में नहीं लिखी हुई होनी चाहिए। रूट में लिखी हुई है चर राशि, इसका मतलब वह बहुपद नहीं है। यदि चर राशि को बट्टे के रूप में लिखा गया है तो वह बहुपद नहीं है। ये आप
ध्यान रखिए, बाकी धनात्मक मान है तो वो सभी क्या है, बहुपद। इसके ऊपर भले ही रूट लिखा है, ये अचर राशि है, अचर राशि के ऊपर रूट है तो उससे कोई लेन देन नहीं। इन चर राशियों के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बहुपद किसे कहते हैं, समझ में आ गया कि चर राशि की जो घात है वो कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। बताइए समझ में आया या नहीं, कोई भी बोल के बताए। बताइए, जो मैंने बताया बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद है या नहीं, समझ में आई। हाँ हाँ समझ में आया। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं अभी। अब होता है बहुपद के प्रकार, कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो इन्हें हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक तो पदों के आधार पर और एक घात के आधार पर। अब पदों के आधार पर होता है रेखिक, या जिसे कहते हैं एक पदी, जिसमें केवल एक पद होता है। दूसरा होता है द्विपदी, जिसमें दो पद होते हैं। और तीसरा होता है त्रिपदी, जिसमें तीन पद होता है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहता है, चार पद है तो चतुर्पदी, पांच पद है तो पंचपदी, ऐसे इनकी संख्याएं बढ़ती रहती है। अपने यहां तक ही काम चलेगा। रेखिक यानी जिसका केवल एक पद है, जैसे 2x केवल एक ही पद है तो यह एक पदी बहुपद हुआ। अब द्विपदी तो जैसे 3x + 5, तो ये एक और ये दो, प्लस और माइनस से इनको अलग किया हुआ होता है। बीच में प्लस और माइनस जैसे चिन्ह आया, पद दूसरा शुरू हो गया। तो 3x + 5 ये कैसा हो गया, द्विपदी। त्रिपदी x² + 3x + 7, 1 2 और 3, ये हो गई त्रिपदी बहुपद। अब है घात के आधार पर, तो घात के आधार पर यहां पर अपन एक पदी बहुपदी कहेंगे। रेखिक बहुपद यहां आएगा, रेखिक या एक घाती, जिसकी घात एक हो। दूसरा द्विघाती, और तीसरा त्रिघाती बहुपद। रेखिक जिसकी घात एक हो, ऐसे बहुपद को, जैसे x + 2, तो अब इसके ऊपर कोई घात लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब x की घात क्या है, एक है, तो इसको हम रेखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहेंगे। द्विघाती, द्विघाती का मतलब है चर राशि की घात है वो दो लिखी हुई होगी, ये द्विघाती बहुपद हो गया। त्रिघाती बहुपद का मतलब चर राशि है, इसके अंदर, इस पूरे बहुपद के अंदर चर राशि की अधिकतम जो घात है, अधिकतम जो घात होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। जैसे इसके अंदर पर लिख सकते हैं x की घात x² + 3x + 5, तो चर राशियां दो जगह दी हुई है, लेकिन इसकी घात एक है, इसकी घात दो है, तो अधिकतम घात क्या हुई, दो हुई। इसका मतलब इस बहुपद, द्विघाती बहुपद की जो घात होगी वो दो होगी। त्रिघाती में अधिकतम घात 3 है तो इसकी घात 3 हो गई। रेखिक में अधिकतम घात 1 है तो इसकी घात 1 हो गई। इस प्रकार से हम इन बहुपदों को बांटते हैं। अब रेखिक बहुपद जो होता है, रेखिक जो बहुपद होता है, रेखिक बहुपद को जो मानक स्वरूप है वो है ax + b, यानी इसे ax + b के रूप में लिखा जाता है। यहां पर a जो है, यानी जो अधिकतम घात होती है चर राशि की, उसका आगे जो गुणांक है, ये गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए। इसका मान शून्य के अलावा कुछ भी हो सकता है, शून्य नहीं होगा। b शून्य हो सकता है लेकिन a का मान शून्य नहीं होगा। द्विघाती है वो किस रूप में होगा, तो ax² + bx + c, इसमें भी अधिकतम घात के गुणांक यानी a का मान है वह शून्य नहीं होगा। त्रिघाती में ax की घात 3
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इनके मानक रूप है। पूछ ले कि रेखिक समीकरण का मानक, रेखिक बहुपद का मानक रूप क्या है, तो ए एक्स प्लस बी। द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि कहे कि त्रिघाती बहुपद का मानक रूप क्या है, तो ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए कैसे, अब इसका अपन को उदाहरण लिखने को कहे कि एक त्रिघाती बहुपद का उदाहरण लिखो, तो कैसे लिखेंगे, 3x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, यानी ए बी सी डी, ये जो है ये आपकी क्या राशि है, अचर राशि। और इन अचर राशि की जगह कोई ना कोई संख्या आएगी, क्या आएगी, संख्या। बाकी वही x की घात 3, x की घात 2, x। और इसी प्रकार यहां पर क्या होगा, तो ए एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ए के स्थान पर बी के स्थान पर संख्या आएगी। ये है ए के स्थान पर जीरो को छोड़कर कोई भी संख्या आ सकती है, बी सी डी इनके अलावा इसकी जगह जीरो आ सकता है, लेकिन ए की जगह जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यदि हम यहां पर जीरो लिखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का मान जीरो हो जाएगा, तो फिर ये द्विघाती नहीं रहेगा, ये कैसा हो जाएगा, एक घाती हो जाएगा। तो फिर ये एक घाती यानी रेखिक हो जाएगा। यहां पर मैं यदि 3 की जगह जीरो कर दूं तो ये पूरा मान जीरो हो जाएगा, तो फिर घात 3 रहेगी नहीं, घात 2 हो जाएगी, तो फिर इसको हम त्रिघाती नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। तो ये बहुपद के बारे में सामान्य जानकारी आपको मैंने दी, आशा करता हूं आप समझे होंगे। ये सब पूर्व ज्ञान है, 9th तक अपन पढ़कर आए, 8वीं में पढ़ा, 9वीं में पढ़ा। अपने जो भी कक्षा में है वो है शून्यक, बहुपद के शून्यक। तो बहुपद की जितनी घात होती है सामान्यतः उसके उतने ही शून्यक होते हैं। जितनी बहुपद की घात उतने ही शून्यक, सामान्यतः उतने ही शून्यक होते हैं। अब सबसे पहले जैसे रेखिक समीकरण, या रेखिक बहुपद कह लीजिए। रेखिक का मतलब क्या है, घात कितनी होगी उसकी, उसकी घात 1 होगी। जैसे x प्लस 3, कोई भी लिख सकते हैं, x प्लस 7, x प्लस 8, आप लिख सकते हैं 2x प्लस 5। x की घात है वो क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो ऐसे रेखिक बहुपद का जो शून्यक है वो शून्यक कितने होंगे, 1 होगा। द्विघाती बहुपद है जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, कितनी घात है अधिकतम, 2। तो इसके जो शून्यक है वो कितने होंगे, 2 होंगे। प्राय उतने ही होते हैं जितनी उसकी घातें होती है, अधिकतम इससे अधिक नहीं हो सकते। त्रिघाती बहुपद 5x स्क्वायर, 5x की घात 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, तो इसके शून्यक है वो 3 होंगे। अब इन्हें अपने कोर्स के अंदर क्या कहा गया है, ग्राफीय विधि से हल करना। तो जब अपन ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो ग्राफ बनाते समय अपन क्या करते हैं, इस प्रकार का डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष पर हम चर राशि लिखते हैं, चर राशि का मान, और वाई अक्ष पर हम बहुपद लिखते हैं। क्या लिखेंगे, बहुपद का मान, पूरे बहुपद का मान क्या आ रहा है उसको हम वाई अक्ष पर लिखते हैं। तो जब इसको ग्राफ पे बनाते हैं तो रेखिक बहुपद होगा, तो ग्राफ है वो एक सरल रेखा में जाएगा। चाहे वो सरल रेखा ऐसे हो सकती है, चाहे वो सरल रेखा इस प्रकार से आ सकती है, सीधी रेखा होगी। कब, रेखिक बहुपद। इसीलिए इसको रेखिक बहुपद कहा जाता है,
कि जब इसको अपन ग्राफ पर खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। लेकिन यदि द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, तो हमारा जो ग्राफ है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है, या वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, या तो ऊपर की ओर खुला होगा या नीचे की ओर खुला होगा। अब ये खुला ऊपर कब होगा और नीचे कब होगा वो देखिए। एक्स का जो मान है, सॉरी ए का जो मान है, ए का मान है वो 0 से अधिक है, उस समय तो ऊपर से खुला रहेगा। यानी अधिकतम घात का जो गुणांक है उसका मान 0 से अधिक है, उस समय ये ऊपर से खुला रहेगा। और ए का मान यदि 0 से कम है तो उस स्थिति में ये नीचे से खुला रहेगा। इस प्रकार के आपको ग्राफ प्राप्त हो गई। ये जो ग्राफ है, इस प्रकार के जो ग्राफ आते हैं इनको परवलय कहते हैं। ये सिंगल लाइन आ रही है, इसको रेखिक समीकरण, इसको रेखिक कहा जाता है। और ये जो है इसको हम कहेंगे परवलय। त्रिघाती बहुपद है तो उस स्थिति में ये जो आपको है वो इस प्रकार से मिलेगा, एक इस प्रकार से, ये यानी यहां से आया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, यानी हमको कलाई को मोड़ना पड़ रहा है। यहां से आकर सीधा ऊपर गया, फिर वापस मोड़ी। इसका मतलब ये त्रिघाती बहुपद हैं। अब यहां पर ये जो हम ग्राफ खींचते हैं, ये ग्राफ इस एक्स अक्ष को, ये जो हमारा एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर काटता है, कितने स्थानों को छूता है, उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे हमने ये लाइन खींची तो इसने एक्स अक्ष ये है, इसको नहीं काटा है, तो इसमें शून्यक शून्य है, कोई शून्यक नहीं है, यानी संख्यात्मक मान शून्य का शून्यक नहीं है। ये लाइन हमने खींची तो एक्स अक्ष को इसने एक जगह पर काटा, तो इस ग्राफ के लिए हम कहेंगे शून्यक एक है। इस ग्राफ के अंदर देखेंगे अपन तो शून्यक एक दो, एक्स अक्ष को दो स्थान पर काटा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी है, दो है। ये हमने खींचा तो इसमें भी इसने कितनी जगह काटा, एक्स अक्ष को दो जगह काटा, तो शून्यकों की संख्या दो है। ये जो परवलय खींचा तो इसमें एक्स अक्ष को एक, दो और तीन स्थान पर काटा है, तो हम लिखेंगे इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तीन है। तो आपको ये बात समझ में आई कि ग्राफ खींचा हुआ है और ग्राफ को देखकर आपको पूछा जाए कि शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं ना, जवाब दीजिए। हाँ, बता सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.1 पर आ जाइए, उसमें यही पूछा गया है। प्रश्नावली 2.1 खोलिए, खोली, उसके अंदर 6 चित्र दिए हुए, लिखा हुआ है कि y बराबर px, यानी y का जो मान है वह बहुपद के मान के बराबर है। और इस प्रकार से जैसे पहला चित्र है उसके अंदर एक सीधी लाइन खींची हुई है, खींची हुई है ऐसे। ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, इस एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, बताइए, कितनी जगह काट रहा है एक्स अक्ष को। चूंकि आलेख एक्स अक्ष को नहीं काटता,
अतः शून्यकों की संख्या शून्य, यानी एक भी शून्यक नहीं है इस चित्र में। पहला जो ग्राफ है इसमें आपके शून्यकों की संख्या कितनी है? 0, क्योंकि ये जो लाइन हमने ग्राफ खींची, ये तो हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते, ये जो ग्राफ खींचा है यह इस एक्स अक्ष को एक भी जगह पर नहीं काट रहा है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? कितनी हुई शून्यकों की संख्या? 0। दूसरा चित्र है जिसके अंदर इस प्रकार का चित्र है। तो इस परवलय ने एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर काटा है उसको देखिए। ये हमारा एक्स अक्ष होता है क्षैतिज रेखा, इसने एक्स अक्ष को केवल एक स्थान पर काटा है। आलेख ने एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद किया, अतः शून्यकों की संख्या एक है। शून्यकों की संख्या क्या है? एक है। अगला जो चित्र है उसके अंदर इस प्रकार का डायग्राम है। यह हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो ये जो चित्र बनाया इसने एक्स अक्ष को कितने स्थान पर काटा? तो ये 1, ये 2 और ये 3 स्थान पर काटा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो अब आप मुझे बताइए, किताब आपके पास है ना? किताब आप सबके पास है या नहीं है? नहीं है इसका मतलब किताबें नहीं खरीदी अभी? है। तो फिर आप चौथा प्रश्न देख के मुझे जवाब दीजिए। माइक शुरू रखिए। चौथा जो चित्र है इसमें जो चित्र बना है परवलय, वह एक्स अक्ष को कितने स्थान पर काट रहा है? 2 जगह। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो लिख सकते हैं ना आप, आलेख ने एक्स अक्ष को 2 स्थान पर काटा है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। पांचवें के अंदर देखिए कितनी जगह काट रहा है एक्स अक्ष को? 4। पांचवा चित्र 4 स्थान पर काट रहा है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। 4। शून्य कितने होंगे? 4। छठे चित्र के अंदर देखिए एक्स अक्ष को कितने स्थान पर काट रहा है? 3 स्थान पर, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है। तो ये 2.1 में केवल मात्र एक प्रश्न ही था। इसके अंदर ये 6 चित्र ग्राफ के बने हुए हैं। ऐसे ग्राफ के चित्र आप को कॉपी में बनाकर एक्स अक्ष को आलेख कितनी बार काट रहा है उतने ही शून्यक है। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा कि पहले में लिखोगे कि चूंकि आलेख एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा है अतः शून्यकों की संख्या 0। दूसरे में लिखोगे चूंकि आलेख एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है अतः शून्यकों की संख्या 1। जितनी बार काट रहा है उतने ही शून्यक होंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो तो सही भाई। आई।